हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कल एनटीए का नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में उन्होंने सेक्शन बी जो था उसको हटा दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। सेक्शन बी से आपको ये सहायता होती थी कि जो 5 क्वेश्चन का जो आपको मार्जिन मिल जाता था वो अब नहीं मिल पाएगा। और ये कहीं ना कहीं आप अगर इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाए। एनीवे, चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और मैंने प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। फिर हम आए थे प्रोसेस में, और प्रोसेस को समझाने से पहले मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे और किस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख रखा है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। और मुझे आशा है कि आपने लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, और वो लेक्चर को देखने के बाद ही बेटा आप इस लेक्चर को वॉच कीजिएगा। अदरवाइज आपके दिमाग में जो मैंने डालने की कोशिश की है वो आपके दिमाग में अगर नहीं पहुंच पाएगा तो कहीं ना कहीं चीजों को यानी कि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक बच्चों, चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट लिया था और मैंने ये कोशिश की थी कि एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में मैं बनवा पाऊं। और ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा था क्योंकि जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो उसी स्टेप्स को वापस से एक बार मैं लिख रखा हूं, उसको वापस से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देन आफ्टर आज मैं 2 स्टेप पढ़ाऊंगा, और 2 स्टेप पढ़ाने से पहले मैं 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना चाहूंगा जो हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, आपने सेंट्रल डोगमा पढ़ा ही होगा बेटा, जिसको किसने दिया था याद कीजिए, बताइए। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था क्या? बिल्कुल, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था बेटा। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैं आपको दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, वो आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए, तो मैंने यहां पर स्टेप्स वापस से लिख रखा है। सबसे पहला स्टेप, इसको बिना देखे, इस चार्ट को बिना देखे आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके अपने दिमाग में एक बार फिर से उस चीज को रिकॉल कीजिए जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। कि पहला स्टेप क्या था बेटा? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये होगा कि हम किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट करें, किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट करें जिसकी प्रोटीन मुझे बनवानी होगी, जिससे मतलब मुझे प्रोटीन बनवाना होगा। वो हम लोग वापस से भी रिवाइज करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप्स होने वाला है बेटा, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए किससे आइसोलेट करेंगे? डोनर सेल से करेंगे। ठीक है बच्चों, किससे करने वाले हैं हम लोग? डोनर डोनर सेल से। ये सब समझ में आएगा अभी धीरे धीरे आपको, कोई जरूरत नहीं है भागने की। एक बार चीजें अगर आपके दिमाग में चली गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डोनर सेल से हम लोग अपना जो डीएनए होगा उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। देन आफ्टर फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग उसको लाइगेट करेंगे, दैट इज लिखा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर उसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद लाइगेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के अंदर। फिर उस वेक्टर को जो कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए होंगे उसको हम लोग किस में इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा? बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज होस्ट सेल। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मुझे सिलेक्शन या स्कैनिंग करनी होगी, फिर मुझे कल्चर करना होगा, मुझे एंश्योर करना पड़ेगा जीन के एक्सप्रेशन को। देन फिर मैं आऊंगा बेटा किस में? बायोरिएक्टर्स में, जिसमें क्या होगी? बायोसिंथेसिस होगी, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको लास्ट वाला जो लेक्चर है उसमें आपको पढ़ा दिया था। तो वही सेम चीज लिखी है बेटा कि लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, देन आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर हम उसको कल्चर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये वाला जो मुझे समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो प्रोसेस है यानी कि ये वाले जो स्टेप्स है बेटा, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, और उसके बाद जब हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे तो ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग या ऑब्टेन जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डोनर डीएनए। डोनर डीएनए, और डोनर डीएनए किस में होगा बेटा? आपका डोनर सेल में होगा, डोनर सेल में होगा। तो ये डोनर सेल क्या हो सकती है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा। ठीक बच्चों, तो इस वाली स्लाइड में आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक चीजें समझा देता हूं, ठीक है? जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा बेटा, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा होगा क्या? सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। ठीक बच्चों, अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, ठीक है? कि अगर मैं फ्रांसिस क्रिक की बात करता हूं बेटा, तो फ्रांसिस क्रिक ने एक्चुअली बताया क्या था? उन्होंने ये बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता होगा। मैंने क्या बोला? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता होगा, वो किसने बताया था बेटा? आपका फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। उन्होंने क्या बताया था यहां पर? उन्होंने क्या बताया था कि न्यूक्लिक एसिड से क्या बनाएंगे हम लोग प्रोटीन बनाएंगे, हम लोग प्रोटीन बनाएंगे। और ये एक बार जब अगर कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर प्रोटीन में आ गई तो ये इरिवर्सिबल होगा, मतलब अब प्रोटीन वापस से न्यूक्लिक एसिड नहीं फॉर्म कर पाएगा। यहां पर न्यूक्लिक एसिड अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अगर मैं यहां पर न्यूक्लिक एसिड बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर दो चीजों की बात कर रहा हूं। एक मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा क्या बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और एक मैं क्या बात कर रहा हूंगा? डीएनए की बात कर रहा हूंगा। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है? तो ये तो किसने बताया था बेटा? आपको फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। क्या बताया था? कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता होगा, ठीक है? अब इसको जब क्रिक आए, वॉटसन आए, एक्चुअली वॉटसन जो आए, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या किया? इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई कैसे किया? आओ देखते हैं। जैसे कि अगर आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का, याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए, दैट इज डीएनए। हाँ, जैसे कि आपने, और तो मोस्ट ऑफ द क्यों लिखा हुआ है सर? ऑल क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए, दैट इज आरएनए, ठीक है? और इसीलिए यह माना गया कि शुरुआती जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो आपने आरएनए वर्ड चीज कोई अगर पढ़ी होगी, आरएनए वर्ड, ठीक है, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसा माना जाता है कि डीएनए से पहले जो आरएनए रहा होगा वो क्या रहा होगा बेटा? आपका जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, ठीक है बच्चों? तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक बच्चों? चलिए, तो मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको, इस पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पर डीएनए ले लिया, मैंने यहां पर डीएनए ले लिया, और डीएनए से मैंने क्या बनाया बेटा? आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाया। आज आपको थोड़ी चीजें और समझ में आएंगी, ठीक बच्चों? मैंने डीएनए से क्या बनाया बेटा? आपका मैसेंजर आरएनए बनाया। और मैसेंजर, ये आप हर बार कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझाना जरूरी है, अदरवाइज आपको चीज समझ में नहीं आएंगी जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक बच्चों? तो डीएनए से मैंने क्या बनाया? एमआरएनए। और एमआरएनए से मैंने क्या बनवाया बेटा? प्रोटीन बनवाया, ठीक? आ गई बात समझ में? अब अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद आ रहा होगा। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद कौन आए थे बेटा? तीन साइड में, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। और इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही ये प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है वही आपका, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, यही आपका क्या होता है?
जेनेटिक मटेरियल होता है, उस टाइम पर यह बहस चल रही थी कि आपका न्यूक्लिक एसिड आपका जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा वो क्या होगा, आपका न्यूक्लिक एसिड होगा। और आपने फिर वहां पर पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी जो कि एक्सट्रैक्ट करता है कि भैया प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो आपके जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। याद कीजिए कि वो क्या एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने ये चीज बताई थी बेटा कि डीएनए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, उसको भी मैं अभी थोड़ा सा आपको यहां पर बताऊंगा। तो सुनो मैंने क्या बोलने की कोशिश की। तो डीएनए से, अब अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए क्या है आपका, क्या है? डीएनए है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सुनते रहना बेटा, थोड़ा सा मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डीएनए जो होता है ये आपका होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और यही जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और फिर अगर पॉली वर्ड लग गया है, इसका मतलब क्या कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर क्या बनाने, एक चेन बना रहे थे जिसको आपने बैकबोन बोला था। ठीक है, चलिए, तो वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी उसकी बातें हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम वो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, तो यहां पर डीएनए, ठीक है, डीएनए में क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर हम लोग मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर भी जो आरएनए भी बना होता है ये भी बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। हाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहां पर जो शुगर होगी आपकी वो डीऑक्सी राइबोज होगी और यहां पर राइबोज शुगर होगी। सिंपल सी बात है, इतनी चीजें आपको मुझे लगता है पता होंगी। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। ऑलवेज प्रोटीन जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका, हेट्रोपॉलीमर। जब कब हम कभी बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मैं वहां पर ये भी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, और प्रोटीन की अगर हमने बात की तो ये क्या है बेटा, आपका अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक बच्चों, चलिए, इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक, अब इसीलिए डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, मुझे बताइए ट्रांसक्रिप्शन क्यों बोलते हैं, मुझे बताइए। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन तो बोलते हैं, लेकिन क्यों भैया, क्यों बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन? इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि यहां पर डीएनए की जो लैंग्वेज है वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए की जो लैंग्वेज है वो भी न्यूक्लियोटाइड है। तो ये इसका ट्रांसक्रिप्ट है, इसकी नकल है। क्या डीएनए के टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, यहां पर भी लैंग्वेज क्या है आपकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यहां पर भी लैंग्वेज क्या है आपकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये इसकी नकल हो गई, और नकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो हम लोग अब और आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आप वापस सुनो। फिर हमने क्या बोला, मैसेंजर आरएनए से मैंने क्या बनवाना है, मैसेंजर आरएनए से मैंने क्या बनवाना है, प्रोटीन बनवाना है। ठीक है, और इस प्रोसेस को पता नहीं क्या बोलते हैं सर, बताओ बताओ क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ बेटा? इसलिए बोलते हैं इसको ट्रांसलेशन क्योंकि यहां पर मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो आपकी लैंग्वेज थी उसको चेंज कर दिया, किसको, अमीनो एसिड में। तो
किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बेटा चेंज करना क्या कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। जैसे कि बचपन में जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ा करते थे बेटा, तो वहां पर हमें जब इंग्लिश का पेपर होता था तो इंग्लिश के पेपर में हमें ट्रांसलेशन करने के लिए आता था कि भैया इसका अनुवाद कीजिए। हिंदी में कोई वर्ड लिखा होता था और उसको बोलते थे कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर लैंग्वेज चेंज हो गई और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा ट्रांसलेशन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो सर ये तो हम लोग पहले से जानते थे। अब आओ एक चीज और, इसका मतलब क्या है कि डीएनए किससे बना है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और आपने यहीं पर पढ़ा होगा क्या जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज नथिंग क्या है, बस ये है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और वो कहां पर होगा आपका डीएनए पे होगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला, अगर मैं जेनेटिक कोड की बात करता हूं, जेनेटिक कोड की बात करता हूं बच्चों, तो जेनेटिक कोड क्या है? सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है बेटा? सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है आपका? सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है आपका? जीन। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि डीएनए का एक सेगमेंट जो कि किसका बना होगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, उसके एक सेगमेंट को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं एकदम बिगिनर्स डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होगी बेटा आपकी जीन। ठीक है, ठीक है, और जीन को मैंने क्या बोला है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? ठीक, तो मैंने क्या बोला, अब इसी सेगमेंट, अब मुझे इसी, तो क्या है जीन की डेफिनेशन, अगर मैं बोलूं आपको तो सुनना बहुत ध्यान से कि इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एनकोड्स एनी पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो किसी प्रोटीन को क्या करता होगा या पॉलीपेप्टाइड को कोड करता होगा, वो क्या कहलाता होगा बेटा आपका प्रोटीन। अब अगर मैं बात करूं, अगर अब मैं यहीं पर एक बहुत बेसिक चीज की अगर बेटा मैं बात करूं, सुनते रहना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। मैंने आपको यह बोला कि अच्छा चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पानी पी लेता हूं बेटा 2 मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा आपको, मैंने आपको ये चीज समझाई, अब सुनना एक बात और ध्यान से। मैंने आपको ये चीज बता दी, अब मैं अगर यहीं पर बोलूं कि डीएनए डीएनए क्योंकि वो क्रोमेटिन है बेटा, अगर मैं इसको कंडेंस करूं, अगर मैं डीएनए को कंडेंस करूं, है ना, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में। ठीक है, और क्रोमोसोम किसमें होगा बेटा आपका? न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए समझाना चाह रहा था बेटा आपको। अच्छा, क्रोमोसोम को और क्या बोल सकते हैं बेटा? व्हीकल ऑफ डीएनए, व्हीकल ऑफ डीएनए बोलते ही है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपने साइटोलॉजी में पढ़ रखी होगी, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा बेसिक्स आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर एक चीज पूछता हूं आपसे कि अगर आपने हाँ, मुझे जब ये चीज इसलिए समझानी पड़ेगी क्योंकि जब मैं अभी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करूंगा तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में अब बेहतर तरीके से आ पाएंगी। ठीक है, अब मैं अगर मैं बात करूं यहां पर, मान लीजिए मैंने यहां पर पेंक्रियाज ले लिया। ठीक है बेटा, मैंने यहां पर पेंक्रियाज लिया, और पेंक्रियाज के अंदर क्या होंगे आपके? पेंक्रियाज के अंदर होंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। ठीक, और इसके अंदर होंगी दो बेसिक सेल्स बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, दो बेसिक सेल्स है ना,
बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं अभी दो की बात करूंगा, एक अल्फा की और एक बीटा की। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप बिल्कुल उसका आंसर जरूर कीजिएगा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। मैंने क्या बोला, यहां पे एक अल्फा सेल है और एक यहां पर बेटा क्या है, एक बीटा सेल है। अल्फा सेल अगर आपको याद आ रहा होगा तो अल्फा सेल अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये बनाती है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक। और अगर जब हम लोग बीटा सेल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो ये एक हार्मोन बनाती है, बहुत प्रसिद्ध हार्मोन है, कौन सा बेटा, इंसुलिन। पॉइंट समझ में आया आपको, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या आपको, बिल्कुल आया होगा। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये दोनों सेल अल्फा एंड बीटा क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं क्या? क्या हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं क्या वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं क्या? बताइए, यस और नो, सोचो। यस, ऑल ह्यूमन बॉडी सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इस वाले नोट को आप जरूर याद रखना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, ऑल ह्यूमन बॉडी सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। बिल्कुल होते हैं। क्यों, वाई? ये तो सर आपने बता दिया कि ऑल ह्यूमन बॉडी सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कैसे, कैसे बताओ मुझे, कैसे कैसे कैसे? बिल्कुल बेटा, अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, तो जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो वो सेल होता है एक्चुअली जाइगोट। जाइगोट याद आ रहा है क्या? बिल्कुल याद आना चाहिए। और जाइगोट क्या है, एक सेल है। और इसमें फिर क्या होता है बेटा, आपका क्लीवेज डिवीजन, जिसको आप एसेंशियल माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। और माइटोसिस में क्या, माइटोसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो क्या उसमें उसकी प्लॉइडी चेंज होती है क्या? नहीं। और अगर और उसका कोई भी उसमें क्रॉसिंग ओवर तो होता नहीं है, तो क्या जो डॉटर सेल्स बनती हैं क्या वो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं क्या? नहीं। तो जितनी भी सेल्स बनेंगी जाइगोट से, दे आर genetically they are genetically identical. Yes, it is true, genetically identical. ठीक है, why? Because they are the product of mitosis. और माइटोसिस में जितनी भी डॉटर सेल्स बनती हैं बेटा, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यस, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो ये जो अल्फा और जो बीटा सेल्स हैं ये भी जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। तो भैया ये जो बीटा सेल्स है, इसके अंदर भी वो जीन होगी जो अल्फा के अंदर होगी, और अल्फा के अंदर वही वो सेम जीन होगी जो बीटा के अंदर होगी। तो ऐसा क्यों है कि बीटा सेल्स ही सिर्फ इंसुलिन बना सकती है और अल्फा सेल सिर्फ ग्लूकागॉन बना सकता है? ऐसा क्यों है? बिल्कुल, अल्फा के अंदर वो वाली जीन, अल्फा सेल के अंदर वो वाली जीन होगी जो इंसुलिन को बनाती होगी। तो ऐसा क्यों है कि ये नहीं? क्योंकि वहां पर जीन्स क्या होंगी, यहां पर जो इंसुलिन को बनाने वाली जीन क्या होती होगी, इनएक्टिव, और यहां पे ग्लूकागॉन बनाने वाली जीन क्या होती होगी, इनएक्टिव। और इसी चीज को तो बेटा आप बोलते हो डिफरेंशिएशन, मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए तो आप इसको क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन। ड्यू टू डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से ही बेटा ये दोनों सेल्स क्या हो गई, एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको अभी समझाया बेटा, वो इसीलिए समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो भी एक सेल में देखो, सारे सेल्स में सेम डीएनए होगा, लेकिन वहां पर
कुछ जीन्स क्या होंगी, एक्टिव होंगी, और कुछ जीन्स क्या होंगी, इनएक्टिव होंगी। और इसका सिंपल सा एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब आप इस तरीके से समझिएगा कि अगर कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है तो वो क्या है, वो जीन एक्टिव है, और अगर वो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है तो वो क्या है, इनएक्टिव है। और इन सारी चीजों को आपने बेटा पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। मुझे लगता है एम आई एब्सोल्युटली क्लियर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होती होगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में ही बेटा हम क्या करते होंगे कि कुछ सेल्स को कुछ जीन्स को हम लोग कुछ सेल्स में इनएक्टिव कर देते होंगे और कुछ को एक्टिव कर देते होंगे। और इसीलिए जो अल्फा अल्फा जो सेल्स होंगी वो इसकी जीन जो होंगी, इसकी जीन जो होंगी बेटा वो ट्रांसक्राइब होके ट्रांसक्राइब होके ट्रांसक्राइब होके क्या बनाएंगी, कुछ डिफरेंट एंजाइम्स बनाएंगी। और इसकी जीन्स अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम यहां पर बोले तो यहां पर इसकी जीन्स बेटा ट्रांसक्राइब होके डिफरेंट एंजाइम्स बनाएंगी। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। और इसीलिए इसीलिए सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर बात करूं न्यूरॉन की, न्यूरॉन भी एक सेल है बेटा, हमारी ही बॉडी की सेल है। ठीक है, और न्यूरॉन में भी सेम जीन्स होंगी, लेकिन न्यूरॉन क्या, ये क्या न्यूरॉन ग्लूकेगॉन या इंसुलिन बना पाएगा क्या? क्या ग्लूकेगॉन और इंसुलिन बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। इसीलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि यहां पर इसकी जीन्स क्या हैं, इनएक्टिव। ठीक है, तो अब आपको अगर जीन का एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तब हम अपने टॉपिक पर अब वापस आ सकते हैं, और अब आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, बिलीव मानिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है बेटा, जो आपका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैंने यहां पर थोड़ी सी जेनेटिक मटेरियल की कहानी आई, और इसीलिए मैंने यहां पर आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी समझा। ठीक है, अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट लिया था, मैंने जो लास्ट क्लास में जो मैंने एक्सपेरिमेंट लिया था कि मैंने ह्यूमन प्रोटीन को मैंने ह्यूमन प्रोटीन को ह्यूमन प्रोटीन को मैंने एक बैक्टीरिया में क्या बनवाना चाहा था, मैंने एक बैक्टीरिया में इसको बेटा बैक्टीरियल सेल में बनवाना चाहा था, बैक्टीरियल सेल में। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया था, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब मुझे ह्यूमन प्रोटीन को बनवाने के लिए, मुझे ह्यूमन प्रोटीन को बनवाने के लिए मुझे उस जीन को खोजना पड़ेगा, मुझे उस जीन को मुझे ह्यूमन प्रोटीन, सुनना बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर मुझे ह्यूमन प्रोटीन बनवाना है तो मैंने सबसे पहले एक सेल को लेना पड़ेगा, डोनर सेल, जिसके अंदर ये प्रोटीन बन रहा होगा। सिंपल सी बात है, यहां पर मैं इंसुलिन का ही एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि आपको बिल्कुल सिंपल सी चीजें समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक सेल लिया, डोनर सेल लिया। अब ये पैंक्रियाटिक सेल्स होती होंगी, पैंक्रियाटिक में बीटा सेल्स होती होंगी। ठीक है, मैंने बीटा सेल को ले लिया, मैंने यहां पर बीटा सेल को ले लिया। बीटा सेल से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया बेटा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। अब बात समझ में आई? ठीक है, और इस डीएनए को फिर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दूंगा, मैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दूंगा, और फिर मुझे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल जाएंगे। ठीक है, और फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए में वो भी जीन होगी, बहुत सारे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक बच्चों, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल गए। अब इसी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए में कोई एक फ्रेगमेंट होता होगा, जो इंसुलिन के लिए कोड कर रहा होगा, फ्रेगमेंट, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, जीन
जीन, जीन जो कि किसको कोड करती होगी बेटा? आपको इंसुलिन को कोड करती होगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले मैं इस सेल से क्या करूंगा, इस डीएनए को आइसोलेट करूंगा। प्रोसेस ध्यान से सब समझना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। मैंने क्या बोला कि इस बीटा सेल से मैंने डीएनए को आइसोलेट करना है, फिर मैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने में मेरे पास फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। उस फ्रेगमेंट्स में मैं उस फ्रेगमेंट को पहचानूंगा जिसमें इंसुलिन को कोड करने वाली जीन होती होगी। आ गई बात समझ में? अब इस जीन को अब मैंने यहां से एक बैक्टीरिया लेना है, मैंने यहां से एक बैक्टीरिया लेना है, इसका एक प्लाज्मिड लेना है। इस प्लाज्मिड को भी मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगा। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इस जीन को इस फ्रेगमेंट को क्या करूंगा, लाइगेट करूंगा। और जब मैं लाइगेट कर दूंगा तो मुझे क्या बन जाए, क्या मुझे मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया था, लाइगेज यूज किया था। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बेटा आपको चीजों को समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बेटा आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या करना है कि कैसे मैं इस वही ऑब्टेनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डोनर सेल या डोनर डीएनए, डीएनए था, फिर मैंने फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक बच्चों, तो इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो हम अब और आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको पहले इस वाले को छोड़ देना, अभी हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, आइसोलेट डीएनए इन प्योर फॉर्म। मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है, आइसोलेट डीएनए इन प्योर फॉर्म। आइसोलेट डीएनए इन प्योर फॉर्म, मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है बेटा प्योर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि डीएनए क्या है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिसको मैं आपको बेटा एक्सप्रेस करके मैं उससे अपना प्रोडक्ट लेने वाला हूं। ठीक है, अब अगर ऐसा जरूर, यहां तो मैंने एग्जाम्पल लिया किसका बेटा, ह्यूमन सेल का लिया। तो क्या ह्यूमन सेल के ऊपर क्या कोई सेल वॉल होती है? क्या नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरिया से निकालना है तो उसके ऊपर सेल वॉल होती है। या मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लांट सेल से निकालना है तो उसके ऊपर क्या होता है बेटा, आपका सेल वॉल होता है। या मुझे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे आइसोलेट करना है वो किसी फंगस से करना है तो क्या उसके ऊपर सेल वॉल होता है? क्या बिल्कुल काइटिन की सेल वॉल होती है। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले मुझे सेल वॉल को हटाना पड़ेगा और उससे मुझे प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप हमको ह्यूमंस वाली सेल में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना मान लीजिए मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे प्लांट से निकालना है बेटा, मुझे अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर प्लांट से निकालना है तो प्लांट के ऊपर क्या होती है बेटा, किसकी सेल वॉल होती है? हाँ, सेलुलोज की। सेलुलोज बेटा क्या है आपका, पॉलीमर है। ठीक है, और इसीलिए मुझे इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज करना पड़ेगा दैट इज सेल्यूलेज एंजाइम। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, अगर मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर किससे निकालना है बेटा, बैक्टीरिया से निकालना है। बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी
सेल वॉल होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। ये भी आपका बेटा पॉलीसेकेराइड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। और इसीलिए जब कभी हम लोग मतलब अब तो इसका फॉसिलाइजेशन हो गया बेटा, फिर जब कभी हम लोग पढ़ते थे क्या डाइजेशन, तो डाइजेशन में हम लोग सलाइवा पढ़ते थे, और सलाइवा में वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंजाइम, यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छा एंजाइम होता था बेटा, वो आपका लाइसोजाइम ही होता है। आपके सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है, ताकि आप जो भी बेटा बैक्टीरिया क्या कहते हैं मुंह में रहें, उसको वो क्या करके मार सके। ठीक है बच्चे, चलिए। तो फिर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं आपकी फंगस की। ठीक बच्चों, और फंगस की अगर हम बात करते हैं, इससे मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा अगर आइसोलेट करना है, तो फंगस का सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। तो फंगस का जो आपका जो क्या जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। और यहां पर मैं एंजाइम यूज करूंगा काइटिनेज, काइटिनेज। और इससे फिर बेटा मैं प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, मैं इससे प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट में आपका सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मुझे मेरा प्रोटोप्लास्ट मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर 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 हमने बात की ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल में डायरेक्टली मेरे पास प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। आ गई बच्चे बात समझ में? तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहां पर मेरा सैंपल प्रिपेयर कर लिया। सैंपल प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब मुझे प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, जब मुझे मेरा प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा, तो मैं एक परख नली समझते हो कि नहीं समझते हो? परख नली का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। एक मिनट, ठीक बच्चों। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, अपने इस प्रोटोप्लास्ट को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि सैंपल को, जो मेरा सैंपल था बेटा, उसको मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और मैंने इसमें क्या मिला दिया, डिटर्जेंट मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? डिटर्जेंट। इसमें मैंने क्या मिला दिया? डिटर्जेंट मिला दिया। जब मैं इसमें डिटर्जेंट मिला दूंगा बेटा, तो इसमें दो चीजें बनेंगी, इसमें दो चीजें बनेंगी। एक तो यहां पर आपका लाइसेट बनेगा, और एक बनेगा बेटा आपका डेब्रीज। क्या बनेगा बेटा? डेब्रीज। ये हो गए आपके डेब्रीज, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? लाइसेट। ये क्या हो गया आपका? लाइसेट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस डेब्रीज को हम लोग क्या कर डिस्कार्ड कर देंगे, और हम लोग अपने लाइसेट से काम करेंगे। किससे काम करेंगे बेटा? लाइसेट। तो ये हो गया क्या आपका? लाइसेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब लाइसेट में सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल होंगे। तो लाइसेट बेटा जो मेरे पास बचा हुआ है, इसमें सारे के सारे क्या होंगे? आपके बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अब अगर हम लोग बेटा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं बताइए? कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? एक तो आपका हो गया, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर मैं बात कर सकता हूं बेटा किसकी? लिपिड की बात कर सकता हूं, ठीक है। लिपिड के बाद क्या होगा बेटा आपका? प्रोटीन की बात कर सकता हूं,
और प्रोटीन के बाद क्या बात बात कर सकता हूं? न्यूक्लिक एसिड की बात कर सकता हूं। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? और न्यूक्लिक एसिड में भी दो चीजें होंगी आपका, एक डीएनए और एक आरएनए। एक डीएनए और एक आरएनए। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए बेटा डीएनए इन प्योर फॉर्म। मुझे क्या चाहिए? डीएनए इन प्योर फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लाइसेट्स में से सारे बायोमोलिक्यूल्स को हटाना पड़ेगा। और इन सारे बायोमोलिक्यूल्स को हटाने के लिए, इन सारे बायोमोलिक्यूल्स को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? एंजाइम्स का, हाइड्रोलिसिस का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बेटा? हाइड्रोलिसिस का। ऐसे एंजाइम्स जो कि तोड़ सके किसी को विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसी ऐसे एंजाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से बायोमोलिक्यूल से अगर मैं इसको ट्रीट कर दूंगा कार्बोहाइड्रेजेस से, कार्बोहाइड्रेजेस से, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब इस वाले लाइसेट से कार्बोहाइड्रेट को मैंने भगा दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको ट्रीट कर दिया इस लाइसेट को लाइपेज से, तो लिपिड भी भाग गया, लिपिड भी हट जाएगा। फिर मैंने इसको किससे ट्रीट कर दिया? बताइए। प्रोटीन, प्रोटीएज से। ठीक है, प्रोटीएज, तो प्रोटीन भी हट गया। ठीक है, अब मुझे न्यूक्लिक एसिड में चाहिए क्या? मुझे चाहिए बेटा डीएनए। मुझे क्या चाहिए बेटा? डीएनए। तो मैं क्या करूंगा? इस आरएनए को भी हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करूंगा? आरएनएज, आरएनएज। आरएनएज। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में? तो मुझे बताइए कि अब क्या करूंगा मैं? अब इसको ट्रीट कर दिया तो सारे के सारे, अच्छा यहां पर भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टार्च को मुझे हटाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा? आपका एमाइलेज वगैरह। तो वो हम बेसिकली जो एकदम मोटा मोटी मैंने वर्ड लिया है ताकि आपको चीजों को समझ में आ पाए। बाकी मैं एकदम स्पेसिफिक एंजाइम आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो हम लोग स्पेसिफिक एंजाइम कहां पढ़ते हैं बेटा आपका? बताइए। जो कि जिसका फॉसिलाइजेशन हो गया है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा? अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग और आगे। अब मैं डीएनए को क्या कर दिया? इस डीएनए को आइसोलेट कर दिया। इस डीएनए को मैंने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये डीएनए क्या ये डीएनए बेटा आपका दिख पाएगा? क्या ये डीएनए मुझे ऐसे नेकेड आई से दिख पाएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए देखने के लिए मैंने क्या यूज किया था? बताइए। मैंने एक डाई का यूज किया था, एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया था, फ्लोरेस डाई। याद आ रहा है क्या? बिल्कुल आना चाहिए, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, और फिर इस पे क्या डाला था? यूवी रेज, यूवी रेज। जब मैंने यूवी रेज डाला था तब ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखा था। याद आ रहा है क्या? बिल्कुल, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतना अगर बेटा आपको समझ में आ गया, देखो एक बार फिर से, फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, तो फिर मैंने क्या बोला कि जब मैंने आइसोलेट में क्या डाला, एथिडियम ब्रोमाइड, यूवी रेज से उसको देखा तो वो ब्राइट और ऑरेंज दिखा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा बेटा, जो कि आपका क्या है? ब्राइट ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, और ठीक है बेटा, फिर मैं इसको पास करूंगा किससे? चिल्ड एथेनॉल से। इसको मैं इस लाइसेट को, जो ये लाइसेट है बेटा, ये जो लाइसेट है, ठीक है, जिसमें डीएनए है आपका, ये जो लाइसेट है, लाइसेट को जब मैं पास करूंगा, जब मैं पास करूंगा चिल्ड चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल से। ठीक है, तो डीएनए क्या कर जाएगा बेटा? डीएनए सस्पेंडेड, डीएनए क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंड हो जाएगा। डीएनए सस्पेंडेड। ठीक बच्चों, डीएनए क्या हुआ आपका?
सस्पेंड हो गया, और जब डीएनए सस्पेंड हो गया तो थ्रू स्पूलिंग, समझा रहा हूं अभी स्पूलिंग क्या होता है। थ्रू स्पूलिंग डीएनए extracted in the pure form, in the pure form। ठीक बच्चों, मैंने क्या बोला, डीएनए एक्सट्रैक्टेड इन द प्योर फॉर्म, ठीक है, थ्रू स्पूलिंग। स्पूलिंग वर्ड को याद रखिएगा, स्पूलिंग वर्ड को याद रखिएगा। अभी समझा रहा हूं कि स्पूलिंग वर्ड क्या होता है। ठीक है, स्पूलिंग आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया स्पूलिंग तो को क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो इसमें यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर ये आपका डीएनए था, ये जब मैंने आपको एथिडियम ब्रोमाइड वगैरह डाल दिया तो ये कुछ इस तरीके का दिखा, डीएनए सस्पेंड हो गया। ठीक है, जब मैंने सॉरी फिर मैंने क्या किया, इसको चिल्ड एथेनॉल इसमें पास कर दिया, तो देखो यहाँ पर क्या गया, डीएनए क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। और उसमें फिर कुछ इस तरीके का बेटा होता है, जिसमें मैं ऐसे डाल के ऐसे उसको घुमा दूंगा तो वो डीएनए पूरा उस पर क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने डाला और उसको रैप कर, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपका था बेटा, जब डीएनए सस्पेंड हो गया था, फिर यहाँ पे उन्होंने डाला और उसको ऐसे ऐसे घुमाया, रैप किया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पूलिंग। ठीक है, तो स्पूलिंग के थ्रू, स्पूलिंग सपोज करो कि ये आपका, इधर देखो, सपोज करो बेटा ये आपकी परख नली है। ठीक है, परख नली मतलब कि टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या है, डीएनए। अब ये आपका क्या हो गया, स्पून टाइप का चीज है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया और इसको ऐसे रोल करूंगा, जब मैं इसको ऐसे रोल करूंगा, तो ये डीएनए क्या होगा, इस पे ऐसे रैप हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पूलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या। तो ये वाला आपका एनसीईआरटी का डायग्राम जो दिया हुआ है बेटा, इसको भी मैंने यहां पर आपको दिखाना जरूरी समझा। ठीक है, तो देखो बिफोर और आफ्टर एडिंग एथेनॉल, पहले यहां पर क्या था बेटा, डीएनए आपका यहां पर था, जैसे ही मैंने चिल्ड एथेनॉल इसमें मिलाया, डीएनए क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। अब उसको मैं, यानी कि सस्पेंड हो गया, अब उसको मैं स्पूलिंग के थ्रू डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इन द प्योर फॉर्म। आ गई बात समझ में। तो यहां पर जो ये वाला प्रोसेस था बेटा, यहां पर जो ये वाला प्रोसेस था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो दूसरा प्रोसेस है, ये तो पहला था बेटा, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, ठीक है, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, इन दोनों स्टेप को आइए हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट है बेटा, तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, और फिर हम लोग वापस से यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक बच्चों, चलिए, तो अब मुझे सेकंड क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, तभी हम लोग बेटा दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, मैं चेक करते रहता हूं कि कहीं इसका वॉल, जो आपका साउंड है वो तो नहीं बंद हो गया बेटा। बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, क्या करोगे। ठीक है, एनीवे वापस आओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये आपका बेटा क्या, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये क्या है आपका, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इसको डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं, ये आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ठीक है, चलिए, अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे क्या होगा बेटा, मान लीजिए कि मैंने डोनर सेल से इस डीएनए को निकाली, जो कि मैंने अभी डीएनए को एसेट किया, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए पर जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते होंगे किसके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, वो की प्लेस्ड होंगे। लेकिन जो भी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते होंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, वो इवनली प्लेस्ड नहीं होंगे कि एकदम इवन टाइप का प्लेस हो, ऐसा नहीं होगा, वो इवनली प्लेस्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए, जैसे मान ली सपोज कीजिए कि एक आपका, अगर हमने बात किया कि स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो एक मान लीजिए यहां पर प्लेस्ड है, एक यहां प्लेस्ड है, एक यहां प्लेस्ड है, एक यहां प्लेस्ड है, एक यहां प्लेस्ड है।
ठीक बच्चों, तो यहां पर जो आपके स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस are not evenly placed. तो यहां पर जब मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बेटा, जब मैं इसको ट्रीट करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, तो यहां पर फ्रैगमेंट्स जो बनेंगे, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो फ्रैगमेंट्स ऑफ जो डीएनए है बेटा, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए are not equal in size, ये भी चीजें, ये सब बातें बेटा मैं पहले कर चुका हूं जब मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाया था, लेकिन वापस से कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, बुद्धि में घुस जाए, ठीक है। तो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नॉट इक्वल इन साइज, ठीक है। अब मैं यहां पर यूज करूंगा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद आ रहा है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा चुका हूं, फोरेसिस, और इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहा था, ठीक बच्चों। डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहां पर मैंने एगार यूज किया था, ठीक है। तो यहां पर क्या किया था मैंने, यहां पर मैंने फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैंने साइज के हिसाब से इसको, साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग इसको क्या एक्सट्रैक्ट किया था, याद आया, साइज के हिसाब से इसको क्या किया था बेटा, एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। वही सेम चीज, ठीक है। अब मैंने यहां पर याद, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो वहां पर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने लिया था बेटा, अब देखो यहां पर क्या है, आपका रेफरेंस बैंड है, यहां पर मैंने आपका बेस पेयर लिए हैं केबी में, ठीक है, किलो बेस पेयर्स, ये आपका 1000 किलो बेस पेयर, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब यहां पर मैंने जब पास किया तो यहां पर जो आपके ज्यादा साइज के जो डीएनए फ्रेगमेंट होते होंगे उनका मूवमेंट कम होता होगा, ठीक है। और जो छोटे होते होंगे उनका मूवमेंट ज्यादा होता होगा, क्योंकि जो छोटे, और किसकी तरफ मूव करते हैं बेटा, वो एनोड की तरफ, क्यों, क्योंकि डीएनए आर निगेटिवली चार्ज्ड, ये सब चीजें मैं पहले बात कर चुका हूं, निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो और ये किसकी तरफ मूव करते हैं, मूव टूवर्ड्स, ये सब चीजें मैं वापस से लिख देता हूं, मूव टूवर्ड्स, एनोड। आगे बात समझ में। अब देखो मुझे डिफरेंट जब मैंने मूव कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां पर मुझे डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट साइज के मिल गए। अब मैं इसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए सपोज कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें मान लीजिए इंसुलिन को कोड करने वाली जीन है, तो इसको मैं कट करूंगा, इल्यूशन याद आ रहा होगा आपका, इल्यूशन, ठीक है। उसको मैं कट करके निकाल कर आपका क्या यूज करूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज करूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इतना आसान है, क्या मैं कैसे पता लगाऊंगा कि जो इंसुलिन को कोड करने वाली जो जीन होती होगी वो इसी वाले सेगमेंट में है, इन सब में नहीं है, कैसे पता लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं हीट एंड ट्रायल मेथड कर सकता हूं।
सारे के सारे आपके सेगमेंट्स को मैं क्या कहते हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसमें बैक्टीरियल होस्टल में डाल दूंगा और फिर मैं देखूंगा किससे प्रोडक्ट मिल रहा है और उसके बाद फिर मैं बड़े लेवल पे उसको क्या करूंगा, कल्चर करूंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। आ गई बात समझ में? हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, आइए थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए, सुनना बात ध्यान से बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। मान लीजिए ये जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव कराया बेटा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव हुए, बड़े वाले रह गए और ये वाले मूव हुए। ठीक है, इसमें से मैंने क्या देखा कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसमें है। ये वाला जो है ये मेरा क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कि इंसुलिन को कोड करने वाली जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने इसको निकाला। ठीक है, मैंने इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, मैंने इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको इसको इंक्लूड करके मैंने यहां पर क्या बनवा लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने होस्ट बैक्टीरियल सेल में डाल दिया। होस्ट बैक्टीरियल सेल में, होस्ट बैक्टीरियल सेल में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मैंने इसका कल्चर कराया, मतलब क्लोन कराने के बाद मैंने कल्चर कराया। ठीक है, कल्चर कराने के बाद मैंने एक्सप्रेशन को भी इंश्योर कर दिया, एक्सप्रेशन भी इंश्योर हो गया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिला। सब कुछ मैंने सही किया, उसके बावजूद भी मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। मैंने सब कुछ ठीक किया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? बताओ क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा बेटा कि मान लीजिए कि ये आपका डीएनए था, ये आपका डीएनए था बेटा। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सबसे पहले क्या बनता है बेटा, एमआरएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहां पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ये सब बातें हम लोग कहां पर पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। इतनी बात समझ में आई क्या, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, फिर मान लीजिए इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, इसको पहले मिटा देता हूं। एक्सॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। अभी मैंने ऐसे रफली ले लिया। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि जो एक्सॉन्स होते हैं वही आपके कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं बेटा वही आपके कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। एक्सॉन्स आपके क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंस। आई बात समझ में? और इंट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, और इसीलिए फिर क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, एचएनआरएनए के बाद आप क्या बनवाते हो बेटा, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक्सॉन्स, सॉरी, इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ते हैं हम लोग, इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है आपका मैसेंजर आरएनए।
ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम लोग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन, और उसके बाद हम लोग क्या बनवाते हैं बेटा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो इतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि ऐसा हम लोग करते हैं कभी कभी, तो हम लोग कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये आप जब एमबीबीएस में पहुंचेंगे बेटा, जब आप यानी कि या कुछ बच्चे जब अगर अगर आप वो लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी आपको ये चीज बताई जाएगी कि किस तरीके से हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए से आपको पता ही है क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक, अब मुझे बताइए कि यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को खोजना थोड़ा सा टफ है, यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को खोजना टफ है, बिल्कुल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में हमारा बहुत समय वेस्ट हो सकता है, तो हम लोग क्यों ना एक दूसरा काम करें, और यहां से इस चीज को निकालना भी दिक्कत है बेटा, तो क्यों ना हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या काम करें, ये एक अदर मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि बहुत, देखिए मैसेंजर आरएनए कहां जाता है बेटा, मैसेंजर आरएनए आपका जाएगा सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है आपका, राइबोसोम। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब ये मैसेंजर आरएनए अगर मुझे खोजना हो तो साइटोप्लाज्म में मुझे बहुत सारे मैसेंजर आरएनए मिल सकते हैं, और जीन से ज्यादा, क्योंकि बेटा अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करता हूं तो ह्यूमन जीनोम में एक जीन की, अगर मैं सिंपल अगर जेनेटिक्स लूं तो एक जीन की दो ही एलील होंगी बेटा, दो ही एलील होंगी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, सिंपल जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने एक जीन को निकालना या आइसोलेट करना कितना टफ है, लेकिन उसके बहुत सारे मैसेंजर आरएनए तो होंगे, और वो कहां पर होगा बेटा आपका, वो होगा आपका साइटोप्लाज्म में। तो अगर मैं किसी तरीके से मैसेंजर आरएनए को निकाल लूं, और अगर आपको याद आ रहा होगा मैसेंजर आरएनए में मैंने ट्रीट कर दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, तो इससे मैं क्या बना सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आ गई बात समझ में बेटा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, और यही तो, और इसमें इसमें वाली जीन होगी क्या, इंसुलिन को कोड करने वाली, बिल्कुल होगी बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये दूसरा मेथड हो गया, एक तो हिट एंड ट्रायल हो गया, दूसरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में ऐसे भी कर सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात है सर, इसमें हम लोग क्या आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस कर सकते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में मैं बता रहा हूं आपको, आर्टिफिशियल जीन आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने ह्यूमन इंसुलिन को बनाना है, ह्यूमन इंसुलिन को, और अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने अगर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से अगर 11th में पढ़ाई की होगी, तो आपने इंसुलिन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, तो इस ह्यूमन इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को बताया था। देखो बेटा, प्रोटीन में बेटा बहुत सारे क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट है जिनको आपको याद रखना चाहिए, फ्रेड सेंगर। एक बच्चों, फ्रेड सेंगर ने बताया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, तो अगर हम पानी पी लेता हूं बेटा पहले, मैं 2 मिनट रुको। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि फ्रेड सेंगर ने ह्यूमन इंसुलिन का बेटा क्या बनाया था, क्या बताया था आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि मान लीजिए ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके क्या बना है,
आपका ह्यूमन इंसुलिन। ठीक, ये है आपका अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय, ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय कोडॉन। ठीक है, तो अगर मैं इस अमीनो एसिड के, एक सिंपल सी अमीनो एसिड के बारे में बात करूं, तो ये किसी पर्टिकुलर कोडॉन से कोडेड होगा बेटा। ठीक है, और ये कोडॉन मुझे कहां पर मिल सकता है? मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, तो मैं इस अमीनो एसिड को देख के मैसेंजर आरएनए का जो कोडॉन होता होगा उसको पता लगा लूंगा। ठीक है, और अगर मुझे मैसेंजर आरएनए मैंने बनवा लिया, ठीक है, तो मैं आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए को फॉर्म कर सकता हूं। तो ये आपका डीएनए बन गया। या मैं अगर मैं एमआरएनए का अगर सीक्वेंस जान रहा हूं, अगर मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अगर सीक्वेंस जान रहा हूं बेटा, तो मैं इसको अरेंज करके डीएनए का सीक्वेंस भी बना सकता हूं। ठीक है, और डीएनए का अगर सीक्वेंस जान गया तो मैं यहां पर जीन को भी फॉर्म कर सकता हूं। मैंने यहां पर जीन को फॉर्म कर लिया, क्योंकि जीन होती क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन को फॉर्म कर लिया मैंने, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। तो मैंने यहां पर तीन चीजें बताई बेटा। एक तो मैंने आपको क्या बताया? हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं पता लगा सकता हूं। एक तो मैंने क्या बताया आपको? हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं पता लगा सकता हूं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहां गया आपका? कहां लिखा था मैंने? ये रहा। ये क्या है बेटा आपका? एक तो मैंने क्या बताया आपको? हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट का पता लगाएंगे। दूसरा, हम लोग मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म से क्या करके, एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, और थर्ड मैंने क्या बताया आपको? आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। तो यहां पर मैंने आज जो आपको पढ़ाया बेटा, वो मैंने यहां पर तीन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। मैंने तीन पॉइंट्स को क्लियर कर, कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल, दूसरा बेटा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और थर्ड मैंने क्या बोला? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। कैसे कर सकते हैं? एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाकर साइटोप्लाज्म से हम लोग मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करके, और जो थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे बेटा, दैट इज आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। तो मैंने यहां पर तीन चीजें बताई आपको। एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाकर, और तीसरा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस करके। तो बेटा आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि जो मैंने हर चीज को, हर एक प्रोस्पेक्ट को आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। स्टेप्स मैंने आपको बता दिया था बेटा। फिर मैंने आपको थोड़ा सेंट्रल डोगमा वगैरह के बारे में बताया कि किस चीज से कैसे हम लोग चीजों को कर सकते हैं। ये चीज बेटा आपके आने वाले, जब आप पढ़ोगे बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर भी ये आपको बहुत बहुत काम आने वाला है, बिलीव मानिए। ठीक है, चलिए। फिर मैंने आपको ये थोड़ा सा और चीजें बताई आपको बेटा, ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया क्या? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए, मतलब फ्रॉम डोनर सेल और डोनर डीएनए। ठीक है, किस किस तरीके से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उन चीजों को आप एक बार अगेन एंड अगेन बेटा रिवाइज कीजिएगा। इसको मैंने डाल दिया था कि ये देखो सैंपल प्रिपरेशन, सेल लाइसिस किया, फिर मैंने सेल लाइसेट बनाया होगा, फिर मैंने किस तरीके से डीएनए को परसिपिटेट किया होगा, उस चीज को मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है ना? एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पर ठीक है, तो ये जो प्रोटीन, जो मैसेंजर, जब हम लोग इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स अगर बनाते हैं बेटा, तो यहां पर एक फंक्शनल जीन बनती है, फंक्शनल जीन जिसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं।
फंक्शनल जीन बनेगी, जिसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, जिसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। ये भी अगर आप याद रख सको तो रख लेना। ठीक बच्चों, मुझे याद आ गया तो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक बच्चों, चलिए, तो इन सारी चीज़ों को बेटा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। हाँ, और ये चीज़ भी बेटा आप वापस से, जो मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया, याद रखिएगा। हम लोग साइज के अकॉर्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या, कैसे, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया था, यहीं पर मैंने एक वर्ड और आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने यहाँ पर इल्यूशन जैसा कुछ वर्ड बताया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इल्यूशन और कूलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बेटा आपको नहीं है। इल्यूशन मैंने यहां पर बताया था आपको, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा कि इस चीजों को मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की बेटा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी और डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करिएगा कि आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा। ठीक बच्चों, तो आने वाले लेक्चर में बेटा अब मुझे क्या पढ़ना है, आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हम एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझ के आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।